नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जनता मांगे जवाब में आज बात लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास होने की। बात पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शेख अब्दुल्ला को लिखे गए खत की, उस पर अमित शाह के बयान की और बात इस पूरे मसले पर मचे सियासी घमासान की। जी हां, देश में संसद का सदन हो या कोई अन्य राजनीतिक मंच, केंद्र की मोदी सरकार हो और उनके नुमाइंदे कांग्रेस के 70 सालों के शासन, उनकी नीतियों और योजनाओं पर तमाम सवाल खड़े करते आए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गए हैं। सदन में चर्चा के दौरान अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। दो मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी और कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना बड़ी गलती थी। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया। शाह ने कहा कि मैंने वही बात कही जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी। अमित शाह ने यह भी कहा कि कश्मीर में सेना जीत रही थी, तभी सीज फायर कर दिया गया। नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके बन गया। उन्होंने कहा कि देश की जमीन का जाना नेहरू का ब्लंडर था। अब अमित शाह के संसद में दिए गए बयान पर विपक्षी हमलावर हो गए हैं। नेहरू पर अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री ने पीओके को वापस लाने की बात कही थी, अब तक क्यों नहीं लाया गया, इसे लेकर कई सवाल उन्होंने खड़े किए। और संसद में क्या कुछ हुआ, ये विस्तार से आपको बताते हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पेश किए जाने के दौरान अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर पढ़ा, उन्हें कोट किया। इस लेटर के हवाले से गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती रही। उन्होंने कहा कि नेहरू की गलतियों के चलते पीओके बना। अमित शाह ने कहा कि दो बड़ी गलतियां पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए हुई, उनके कारण सालों तक कश्मीर को भुगतना पड़ा है। जब हमारी सेना जीत रही थी तब पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का जन्म हुआ। अमित शाह ने कहा कि अगर सीज फायर 3 दिनों की देरी से हुआ होता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का आज हिस्सा होता। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में हमारे मसले को ले जाया गया तो एक बड़ी गलती रही। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई है और सदन में जमकर हंगामा किया गया। कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट पर अमित शाह ने कहा कि अगर गुस्सा होना है तो मुझ पर नहीं, नेहरू पर गुस्सा होइए। इसके बाद कांग्रेस के सांसद लोकसभा से वॉकआउट कर चले गए। अमित शाह ने कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब 43 हो गई हैं। कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, अब 47 हो गई हैं और पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं क्योंकि पीओके हमारा है। और इसके अलावा अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मुझे विश्वास है कि 2024 में मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी और 2026 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि इस मुद्दे पर पूरे दिन सभा में चर्चा की जानी चाहिए, ये छोटा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सत्ता में 10 साल का समय हो गया है, कौन रोक रहा है। तो वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी को जो बोलना है बोलती रहे, कौन सा नेहरू जी जवाब देने यहां पर आ रहे हैं। अब कांग्रेस और सरकार के बीच इसी मुद्दे पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले आपको सुनाते हैं। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती है। दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और
हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ अमित शाह जी रूबारू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए नेहरू ने गलती की, जैसे कि अमित शाह जी ने और सारे बीजेपी पार्टी ने दशकों से शिकायत दर्ज करते रहे, यही है ना बात। तो मुझे कहने का मतलब, सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन, सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओ के तुम अपने कब्जे में लाया करो? पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई। गलत तथ्यों को रखना। आपके पास क्या सेना थी उस समय, कितनी सेना थी, एक दिन में किस तरह वो मुकाबला करते थे, कितने टैंक थे, कितने हवाई जहाज थे, युद्धक। 3 दिन तो छोड़िए, परिस्थितियां रही होती तो जरूर हुआ होता। कुछ स्थिति ऐसी थी कि ये नहीं हो सकता था, और आज बोलने को आप बोल जाइए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां जवाब देने के लिए नहीं। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं थी जो संसद के सत्र के तीसरे दिन का ये पूरा कहे कि प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जब तमाम जो नेता थे, सांसद थे, उन्होंने मुद्दे को उठाया और अमित शाह ने जिस तरीके से नेहरू पर सवाल खड़े किए, उनकी गलती को दिखाया, बताया, कोट किया, उसके बाद से ही प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इसी पूरे मामले पर शामिल होने के लिए बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता कार्तिक सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी नेता राजेश रमन जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और स्टूडियो से मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अनुपम तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से पूरा मामला कई सालों बाद ये मुद्दा एकदम से उठा है और अब इस पर कई एंगल से इस मुद्दे को देखा जा रहा है, इसके एक सियासी एंगल भी है, लेकिन मैं आपसे जो सवाल चाहूंगा कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कई आरोप लगाए हैं और उन्होंने नेहरू जी की गलती के बारे में विस्तार से चर्चा की है, उनको कोट किया, उनके लेटर के बारे का हवाला दिया, तो सर कैसे आप देखते हैं कि इतिहास की जो पूरा घटनाक्रम रहा, पीओके को लेकर जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या नेहरू जी की उसमें गलती रही या फिर वो गलती ना होती, अगर यूएन के पास मसला ना जाया जाता तो क्या पीओके का जो हिस्सा है भारत के पास होता? किस तरीके से सर आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? ऋषभ जी, सबसे दिलचस्प होता है इतिहास के बारे में बात करना, और इतिहास एक बहुत क्रूर सब्जेक्ट है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इतिहास में जाकर के आप गलतियों को सुधार नहीं सकते, आपको सिर्फ उनसे सबक लेना होता है। और इतिहास जिस समय बन रहा होता है उस समय किसी को नहीं पता होता है कि भविष्य में इस निर्णय के क्या मतलब होगा, क्या इसका टारगेट होगा, इसको कैसे एनालाइज किया जाएगा। उस समय बस इतिहास बना दिया जाता है, परिस्थितियां बना देती हैं। और आज 1947 के इतने सालों बाद अगर हम केवल उस व्यक्ति की जो उस प्रधानमंत्री थे उनकी गलतियां निकालेंगे तो अब मुझे लगता है उनके ऊपर हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं। इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति कोई देवता नहीं होता, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, कोई अच्छाइयां भी हो जाती हैं। मेन चीज ये है कि उस समय जो परिस्थितियां थी 1947 में, जिस तरह से कबायलियों की आड़ में पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया था, जिसके लिए राजा हरि सिंह बिल्कुल तैयार नहीं थे। राजा हरि सिंह ने काफी दिनों तक टाल मटोल का रवैया रखा और उनकी जो एक टाल मटोल की नीति थी उसकी वजह से भारत को उस समय की सेना को इंटरफेयर करने में थोड़ा वक्त लगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना को वहां जाने का मौका मिला, भारतीय सेना गई, उसने कश्मीर को कबायलियों के हाथ से बचाया। और रही पीओके की बात, तो एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि पीओके हो या पाकिस्तान आर्मी हो या पीओके में उस समय जिसका शासन था वो एक अंग्रेज था, और उस अंग्रेज
के संबंध हरि सिंह के साथ भी खराब थे और वो भारतीय और पाकिस्तानी आर्मी दोनों के साथ संबंध बना के रखना चाहता था। मतलब एक अजीब सी सिचुएशन थी। इसको आप जितना पढ़ेंगे, जितना इसको गौर करेंगे, उतना ही इसमें कॉम्प्लिकेशन मिलता रहेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेना के नजरिए से बात करूं तो सेना ने बहुत कम तैयारी के साथ, उतनी डिप्लीटेड अवस्था में, जब हम सिर्फ आजाद होकर के कुछ दिनों पहले ही निकले थे, जब हमें सेना का पूरी तरह से गठन हम नहीं कर पाए थे, अंग्रेज जब भी, उस समय भी अंग्रेज हमारे ऊपर कमांडर के रूप में बैठा हुआ था, उस समय हमें निर्णय लेने की अधिकार कुछ दिनों बाद में थे, उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं थे। तो उस परिस्थिति में भी जब चीजें छिन्न भिन्न थी, हमारी सेना बहादुरी के साथ जाती है, वो कश्मीर को स्वतंत्र कराती है। पीओके तक हम नहीं पहुंचते हैं, उसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, उस समय परिस्थितियां भी दोषी हो सकती हैं, कोई व्यक्ति भी जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन इसको इतिहास में ही रहने देना मेरे हिसाब से बेहतर है। अपनी सेना के शौर्य के ऊपर बात करें। सेना ने उस समय जो उन परिस्थितियों में लड़ा और उन परिस्थितियों में पुंछ और राजौरी तक हमने अपने कब्जे में किया, जो कि जा सकता था पाकिस्तान के हाथ में, वो भी हमने बचाया। और उसके बाद जितना हमें टारगेट एरिया दिया गया था, हमारी सेना ने उसको बचा लिया। तो निश्चित तौर पर, वैसे मैंने कहा ना, इतिहास क्रूर विषय है, इसमें आप किसी की भी गलतियां मिला सकते हो, किसी की अच्छाइयां बता सकते हो, लेकिन उसको बदल नहीं सकते हो। तो चलिए इससे केवल सबक लेते हैं, इसको सीखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की जो बयानात हैं वो अगर इस तरह से होंगे जिससे हम आम जनता कुछ नई चीज पता चलेगी, ज्यादा बेहतर है। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है निश्चित तौर पर। और जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा मैंने आपने जो प्रश्न पूछा था, उसका जवाब यही है कि वो जो घटनाक्रम था उसमें हम किसी की जिम्मेदारी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय जो निर्णय लिए जा रहे थे, उस समय किसी को यह नहीं पता था कि आज से 70 साल बाद कुछ लोग बैठ करके स्टूडियो में मेरे उस परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि इतिहास को इतिहास में ही रहने देना चाहिए, उससे बेहतर हमें बाहर निकलना चाहिए, उससे सबक सीखना चाहिए। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि उस समय की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी और तमाम जो भी राजनेता रहे हैं, जो भी पूरी सियासत में उस समय के नेता रहे हैं, सभी इस देश का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। और उस तरह की स्थितियों के हिसाब से जिस तरीके से हम पूरा एक सिनेरियो देखते हैं, तो सभी के महत्वपूर्ण फैसले रहे, लेकिन अब जाकर उनका आकलन करना, अब इतने सालों बाद उनमें चर्चा करना, शायद वो न्याय उनके साथ नहीं होगा। इस तरह की बातें, चर्चा जरूर निकल कर, इस पूरे आपके जो आपने बातें कहीं निकल कर आती हैं। हालांकि अब क्या बेहतर हो सकता है, उस पर जरूर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आरपी श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से संसद में मुद्दा पूरा गूंजा और अब तमाम तरह के आरोप लगे, कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है, कहना है कि अब नेहरू जी तो आएंगे नहीं, आपको जो कहना है बीजेपी आरोप लगाते हुए कहा आप कहते रहिए। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है, जिस तरीके से हमने देखा राष्ट्रवाद के मुद्दे 2019 में भी उठे, क्या एक सियासी नजरिए से भी इस मुद्दे को एंगल से देखा जा सकता है? आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देख रहे हैं आरपी सर? ऋषभ जी, अभी देखिए अनुपम जी ने बड़ी सही बात कहा है। इतिहास एक क्रूर विषय है और इतिहास में कब क्या गलतियां हो जाती हैं, किन परिस्थितियों में हो जाती हैं, उस समय शासक कौन है, उस समय पूरी सिनेरियो को देख कौन रहा, और देश और काल, उस समय की परिस्थितियां क्या रही हैं, ये भी देखने की जरूरत है। जब भी देखिए हमारा बड़ा मजबूत लोकतंत्र है और संसद में जब भी इस तरह की बातें होती हैं, तो निश्चित रूप से उनमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, उन परिस्थितियों को भी देखना जरूरी होता है। सीधे सीधे किसी पूर्व प्रधानमंत्री को एकदम ये बता देना कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, हो सकता है ब्लंडर हुआ हो, ऐसा नहीं है, और हो सकता है कि और कुछ हो सकता कि मान लीजिए हम और प्रयास करते तो पीओके हमारे पास होता, लेकिन उस समय संसाधन क्या थे और उस समय की स्थितियां क्या थी, वो दोनों को देखना होगा। राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, देश आज़ाद हुआ था और तत्काल युद्ध में चला गया, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या हमको सपोर्ट था, या हमारी सेनाएं जाती तो क्या वहाँ के कबायली हमको सपोर्ट करते, ये सारी बातें हैं, हो सकता है। लेकिन ये बात तय है कि जो भी हमारा पीओके, अभी आपने देखा होगा कि जो पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ है, उसमें जो है लगभग कुछ सीटें, जैसे लगभग 24 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, मतलब पीओके अपना ही है, और उसके लिए जो गृह मंत्री जी ने उन सीटों को रिजर्व कर दिया है। मतलब हम ये मान के चले कि आने वाले समय में पाक अधिकृत कश्मीर हमारे पास होगा और ये 24 सीटें हमारे पास रहेंगी, तो एक पूरा जो है कश्मीर हमारा होगा। निश्चित रूप से देखिए ये विचार और ये बात हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल है कि इसको अंजाम देने के लिए क्या क्या परेशानी आएगी। इतिहास में जो गलतियां किया है नेहरू जी ने, क्या कोई नई गलती तो हम नहीं करने जा रहे हैं, ये भी देखना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जहाँ तक सीटों के बढ़ाने का मामला है और ये सारी चीज़ें, देखिए ये सियासी मायने भी हो सकते हैं। 2024 में चुनाव है
और पाक अधिकृत कश्मीर का एक नारा दे करके कि हम उसको लेना चाहते हैं, तो उसका सियासी फायदा भी लिया जा सकता है, जो इस समय वर्तमान सत्र में है, क्योंकि ये शीतकालीन सत्र है। इसके बाद अब सीधे सीधे हमको लगता है कि जाना पड़ेगा आपको चुनाव में लोकसभा के, तो उसके पहले ये चर्चा और ये विधेयक आना एक तरह से संकेत करता है कि हम कहीं न कहीं इसके सियासी फायदे भी हो सकते हैं अगर हमारा प्रयास इस तरह से है। एक बात तय है कि ये देखिए दो टर्म से ये मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। 370 का जो फैसला लिया गया वो भी लगभग एक तरह से ठीक है, हटाने का फैसला जो लिया गया। और आज कश्मीर में ये बात तो तय है, इसको कोई भी आदमी नकार नहीं सकता है कि वहाँ पर शांति कुछ बहाल हुई है, वहाँ पत्थरबाजी कम हुई है, वहाँ घटनाएं कम हुई है। हालांकि आज भी जो है जो आतंकवादी अटैक करते हैं हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो अभी पूरी तरह से तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन कश्मीर पर इस तरह का एक्शन लेना एक अच्छा सार्थक प्रयास जरूर है। अब सीधी सी एक बात और है कि इन जो जैसे मान लीजिए सीटों का बढ़ाने की बात है, अब जम्मू कश्मीर में दोनों जगह पर आप देखिए, एक जगह हिंदू बहुल है और दूसरा जो है मुस्लिम बहुल है, तो जहाँ सीटें बढ़ी हैं तो एक इसका जो फायदा मिल सकता है, विस्थापन का भी फायदा मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, और एक तरह से ये प्रयास है। लेकिन इतिहास को बार बार कुरेदना और वहाँ ले आना, हमको लगता है कि उसको छोड़ करके हमें उससे सबक लेके कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है। निश्चित तौर पर यही मैं सवाल आपसे चाह रहा था, हालांकि आपने पूरे जवाब मुझे दे दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक जो एंगल निकल कर आता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सामने हैं और जब भी देखा गया है कि देखिए तमाम जो मुद्दे निकल कर आते हैं देश की बेहतरी के लिए हैं। कश्मीर हो तो कश्मीर में जो भी मुद्दे निकल कर आ रहे हैं कैसे और बेहतर वहाँ का माहौल हो, ये सारे पूरे प्रतिक्रियाएं पूरे कहें कि एक्शन उसी की ओर ले जाता है, लेकिन उससे सियासी लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देता है। तो एक वजह ये भी निकल कर सामने आती है क्या लोकसभा चुनाव है, उसके लिए ये जो टाइमिंग के हिसाब से जिस तरीके से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्या वजह ये हो सकती है। हालांकि आपने बखूबी समझाया आरपी सर। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, बीजेपी की ओर जाऊंगा। मनोज उपाध्याय जी आपके पास में आऊंगा। जिस तरीके से अमित शाह जी ने ये पूरा मामला उठाया, नेहरू जी की गलती आपने निकाली है, कितना उचित है सर, क्योंकि ऐतिहासिक वो घटनाक्रम रहे, उस समय जो संसाधन थे, जो स्थिति परिस्थिति रही थी, उसके अनुकूल देखा जाए तो जो भी निर्णय लिए गए थे, क्योंकि तमाम जो राजनेता थे देश के निर्माण में अहम भूमिका उनकी रही और ज़रूर वो भी चाहते थे कि देश हमारा और अच्छी गति से आगे बढ़े और जो मसले तमाम हैं वो ना रहें और जो आगामी हमारी कहें कि भविष्य है वो और बेहतरीन तरीके से आगामी ज़िंदगी जिए। तो कितना उचित है गलती निकालना, प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलना कि गलती नहीं बवंडर थी? आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए इतिहास जरूर इतिहास तब होता है जब इतिहास को पढ़ा जाए। इतिहास को भूल जाना इतिहास नहीं पढ़ा जाए। इतिहास को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सही है। अगर हमने गलत बताया तो उसको कोट कर सकते हैं। माननीय गृह मंत्री या संसद के पटल पे बताए हैं कि जो है इतिहास जो गलतियां हैं वो गलती है। आज कश्मीर की जो स्थिति है कहीं ना कहीं नेहरू की और कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। आज इस बात से 370 आज हटने की जो बात है ये और पहले भी हट सकती थी। और इसके पहले भी की सेना की बात, जब सेना जब पाकिस्तान के अंदर हल्के मारने की बात करता है तब भी आज भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के नेतृत्व सबूत मांगने की बात करता है। इससे उनके चरित्र का स्पष्टीकरण होता है कि उनका चरित्र सेना को लेकर क्या था। सेना तब भी वही थी, सेना आज भी वही है भारत की, जो चाहे सेना के अंदर। पर आज भी अगर प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी सेना को कहीं रोकने का काम करते हैं, लेकिन मनोज उपाध्याय जी आपको नहीं लगता कि उस समय की परिस्थिति अलग रही थी? आज हम इस समय में आके बोलना बहुत आसान हो जाता है कि उस समय ऐसा हो सकता था, ये फैसले लिए जा सकते थे, लेकिन परिस्थिति बहुत अलग थी उस समय की। देश आज़ाद हुआ था, वैसे भी जैसा कि जिक्र सभी ने यहाँ पर किया कि उस समय राजा हरि सिंह थे, वो भी तैयार यहाँ पर शामिल होने के लिए नहीं थे। तो तमाम परिस्थितियों के बाद जो आगे की स्थिति बनी उसके हिसाब से उचित निर्णय हो सकता था। हालांकि अब कमियां हम निकाल सकते हैं, लेकिन एकदम ठीकरा फोड़ देना कहाँ तक जायज है सर? यार ठिकरा नहीं फोड़ा जाए, जो सच्चाई है इसको आप झूठ में एक थोड़ी कर सकते हैं कि ठिकरा फोड़ा जाए। ये सच्चाई है। आधे रास्ते आप आधी डिबेट करके बीचों बीच आप रोक देंगे तो जाहिर बात उसकी जवाबदेही आपसे मांगी जाएगी ना। चाहे वो साधन आपके पास हो चाहे ना हो, आप साधन स्पष्ट कराइए। कांग्रेस के नेता स्पष्ट कराएं इस बात को कि क्या साधन उस समय नहीं था। आप बीच रास्ते में जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई हमारा नेटवर्क कमजोर हो गया है, हम अनुकूल नहीं। या तो प्रधानमंत्री बात करते नेहरू जी, तब बात तो आएगी। सीज फायर करने का अमल आप पहले नहीं करते। आप सेना को वहां भेजकर आधे रास्ते में आप रोकने के लिए आप तैयार हैं, आपको वहां शुरू में ही रोक देना चाहिए था। इस बात यहाँ नहीं है। बात यहाँ है कि कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस शुरू से ही आप देखिए सेना को पूरी तरह से
नरेंद्र मोदी की सरकार में सेना अगर जो सर्जिकल स्ट्राइक ही करती है तभी कांग्रेस के लोगों को आपत्ति होती है और उनसे जो है सबूत मांगने का काम होता। 370 धारा हटाया गया। इससे पहले क्या कांग्रेस 50 साल का 65 साल की हुकूमत में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी सेना मजबूत नहीं हुई, कभी वो 370 हटाने का काम करें। ये आज भी कांग्रेस के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि 370 फिर से बहाल करने की कोशिश में लगेंगे। आप इस बात से इनकी जो योजनाएं चलती है आतंकवादियों के साथ बर्फी बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। भारत से टुकड़े होने के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। इससे अच्छा इनका प्रेम किस प्रकार से आतंकवादियों के लिए जाता है और किस प्रकार से आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने कंटिन्यू करने का काम किया है और देश को खोखला बनाने का काम कांग्रेस की इसके पहले की सरकार ने करने का काम लगातार करते आए। माननीय गृह मंत्री जी ने आईना दिखाने का काम कहा है। जनता को इस बात की जानना चाहिए कि किस प्रकार से इतिहास होता है। इतिहास को पढ़ने में दबाने इतिहास नहीं होता, इतिहास को पढ़ा जाएगा, इतिहास को समझा जाएगा, जनता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। कैसे अपनी कमियों को विदेश में जाकर जो परिणाम नंगा करने का काम नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक आ लीजिए। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं यही कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। वहाँ एक कमियां है कि अपनी घर की बात को बाहर जाके ठीक है मनोज उपाध्याय जी, देखिए ठीक है तमाम बातें हैं, लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से पूरा मामला उठा, कांग्रेस कह रही है कि आपने दावा किया था कि 2019 में आप जो पीओके है वो वापस लेके आएंगे, आपके पास समय था, क्या उसकी वजह है आप नहीं ला पाए? आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आप कार्तिक जी, मेरा सवाल मनोज जी से ही था, मैं आप पर आ रहा हूं। जिस तरीके से कांग्रेस पूरे मसले को, जो हमने पूरा मसला देखा, विश्लेषण देखा, कांग्रेस ने सवाल किया है बीजेपी से कि आप 2019 का आप दावा कर रहे थे लाने का, पीओके वापस देश में ले आएंगे, क्या वजह है अभी तक नहीं ला पाए? फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मनोज जी। बिल्कुल, आप इस बात की पहली चीज तो मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं। नरेंद्र मोदी जिस तरह से इन लोगों ने सारे चीजों को लीपापोती करके चौपट करने का काम किया था, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री ने लगातार इस पर कार्रवाई करने का काम। आप धैर्य रखिएगा। मैं आज ही कह रहा हूँ कांग्रेस के, चाहे वो अरविंद चौधरी कह रहे हो कि पीओके का एक स्टेप नहीं आया, अरे पीओके बनाने का काम तुम्हारा है, हर जगह गड़बड़ करने का, घोटाला करने का काम आपका है। और बाद में आप उम्मीद करते इस शर्म की बात है इनके लिए, क्योंकि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को हटाने का काम इन लोगों ने, पलायन करने का, विस्थापन करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था, कहीं ना कहीं देश के इनको सनातन से लेकर आपका पीओके हुआ। आपको फिर मैं आपका अगर हर चीज को बनाने के लिए समय हम लेते हैं और समय के अनुसार एक एक काम देखें, स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं। हर जगह हम जाएंगे, पीओके भी हमारे अंदर होगा। इसको आपको मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आप भी देखिए किस प्रकार से वहां 24 सीटों को आरक्षित करके पीओके लेने के लिए हमें हर चीज के योजना बनती है। योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री की बात ले आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारे सैनिक जाके पीओके को भी लेंगे, बहुत आसानी से लेंगे। लेकिन योजना के साथ हम कार्य कर रहे हैं। आगे आप पूरी तैयारी में है और जल्दी जो कोशिशें आपकी पूरी होंगी। ठीक है मनोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कार्तिक जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है और सीधा जो एक पत्र का लेटर का हवाला दिया जा रहा है, उसमें सीधे सीधे नेहरू जी की गलती बताई जा रही है, क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है साफ? जी आ रही है आपकी आवाज। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। उससे पहले ये वक्तव्य गृह मंत्री जी को क्यों बोलना पड़ा, मैं उस पर आ जाता हूँ। अभी 2 दिन पहले मनीष तिवारी जी ने लोकसभा में, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने बड़े सरल शब्दों में पूछा था कि 370 हटने के बाद कितनी वहां पर जम्मू कश्मीर की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं कितनी कम हो गई हैं, आप जम्मू कश्मीर दोबारा चुनाव कब कराने जाए, ऐसे इस तरीके से तमाम सवाल पूछे। आज गृह मंत्री ये बोलना पड़ा। जो 20 सीट की बात करी, एक वरिष्ठ यहाँ पे बैठे उन्होंने बात करी, मैं बताना चाहूंगा 1988 में 20वां संविधान संशोधन जो समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, उनके सरकार ने लेकर के आया था। 24 जो सीट की बात करी जाए, उसी समय वहां पे जो विधानसभा है जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया। तो कुछ भी नया ये है कि जिस चीज के लिए गृह मंत्री जाने जाते हैं, कार्तिक जी, आपकी आवाज गूंज रही है, क्लियर आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। आवाज क्लियर आ रही है? जी। तो मैं ये कह रहा था कि इस बात का प्रश्न क्यों उठा, इस बात इसमें उठा क्योंकि राष्ट्रीय जो
हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज गूंज रही है। मैं पीसीआर से कहूंगा कि उस जो भी तकनीकी खामी है उसको दुरुस्त किया जाए और आगे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आप पर लौटूंगा कार्तिक जी, जब तक कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज ठीक हो जाए। आरजेडी से हमारे साथ राजेश रमन जी जुड़े हुए हैं। राजेश रमन जी, क्या कुछ आपकी पार्टी का और आपका स्टैंड इस पूरे मसले पर, जिस तरीके से अमित शाह जी ने पूरा बयान दिया, नेहरू जी की गलती को ब्लेंडर बताया है, क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ आपकी पार्टी इस पूरे मसले पर सोच रही है? अमित शाह जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गलती को उजागर किया, बल्कि मैं कहूंगा अमित शाह जी ने उस बात को लाकर ब्लंडर किया। चूंकि इतिहास में उस समय गणतंत्र भारत जब उस समय क्या परिस्थिति थी उस बात को समझना चाहिए। उस समय अनाज नहीं खाने का था और परिस्थिति ये थी कि हम लोग को पूरा भारत आजाद हुआ और अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग स्वतंत्र हुए। उसमें इतने महान लोग थे, वो ये नहीं बोलते कि गोडसे ने क्यों गोली मार दिया, इस बात की वो क्यों नहीं बोलते। वो ये नहीं बोलते कि पीओके को जो भारत में पाकिस्तान से लेके भारत में शामिल करने का उन्होंने बात बोल के सरकार में आए पूर्ण बहुमत के साथ, वो अभी तक नहीं लाए। वो अपना आरएसएस वाले को जो बताते हैं सैनिक है, आरएसएस वाले को लेके जाए वो बॉर्डर पर लड़ने के लिए। चले पाकिस्तान से पीओके से लड़ाई करने चले, हम लोग राजद वाले कांग्रेस वाले पूरे इंडिया गठबंधन वाला साथ में लड़ने जाएंगे। अगर सैनिक की कमी हो जाएगी तो हम लोग वो शख्स हैं देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। वो लोग ढकोसला करने वाले अमित शाह जी को क्या मालूम है। वो तो कल बोलेंगे कि गोधरा कांड के लिए भी पंडित जी ही जिम्मेवार थे, कोई ठिकाना नहीं है। कल ये भी बोल सकते हैं वो गोधरा कांड तो के लिए आपका क्या कुछ स्टैंड है? क्योंकि राजेश, जिस तरीके से पूरा उनका बयान आपने सुना, हमने सुना, क्या कुछ आपको लगता है कुछ सियासी इसका कारण है? क्या कुछ उनको इसके पीछे की क्या वजह? इलेक्शन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो जिस तरह से भाजपा की हार होगी उसको सुधारने के लिए ये सब उसका एक शिगुफा है कि चुनावी शिगुफा किसी तरह से फेंका जाए। होना जाना कुछ नहीं होगा। 2019 में पुलवामा का जो घटना हुआ, उस घटना में जितने लोग शामिल थे और वो जो डीएसपी था उस सबको क्यों नहीं सजा हुई? अभी क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है? पुलवामा के जितने भी आतंकवादी शामिल थे उनको नहीं खोज सके। 4 साल का घटना हो गया, डोकलाम में चीन घुस पड़ा है और उतना लोग भारत का जमीन जा रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये 2 करोड़ नौकरी बेरोजगार को रोजगार देना है, उसकी बात नहीं करेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये विकास की बात नहीं कर सकते हैं। तो एक चुनाव आने से कुछ पहले लोगों को दिल को, भारत में जितने लोग देशभक्ति के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, लोगों के दिल में जो जज्बा है उसको जगाने के लिए इस तरह की बात को बोला जाए और उस किसी तरह से। और चूंकि इनके पास डाटा है, इनके पास सब कुछ है, ये डाटा बदल के कुछ भी दिखा देंगे और इसको तय करेंगे और उस तरह से डाटा को दिखा के लोगों को दिग्भ्रमित करके ये वोट को लेने की राजनीति करेंगे। इनके पास और तो कुछ है नहीं। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन मनोज उपाध्याय जी आपसे ये नहीं चाहूंगा। पता कि +2 और इंटर साथ साथ होता है, +2 के बाद इंटर होगा। मनोज उपाध्याय जी, क्विक रिएक्शन आपके पास उस तरह की चाहूंगा, फिर बात मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अब जी ने अब क्या कहा उस समय, अब उनकी ठीक है, बात को हम लोग ठीक है राजेश जी, आपने अपनी बात रख ली। मनोज उपाध्याय जी, हाँ क्या बोले? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज उनसे राय लेना पड़ता है जिसके प्रदेश को जंगल राज बनाने के लिए जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आज वो भी राय देने लायक हो गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश की विडंबना है। अभी हुआ है 5 राज्यों में चुनाव, बता तो रहे थे सारी कमियों को जाए, जनता ने वोट दिया, क्योंकि सरकारों में रहते हुए भी कमियां कहां निकल गई पता नहीं चला। अब फिर से जनता ने बहुमत देने का काम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से किया। जमानत नहीं बचा पाए हैं, उसके बाद ये सलाह दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो जनता के लिए, जो हर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों से, हर अंतिम अंत्योदय की नीति से हर अंतिम व्यक्ति तक जाने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, इनकी सरकारें थी, मीटिंग हुआ इंडी गठबंधन, मैं इंडी गठबंधन का नाम भी नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन चर्चा में आ गया तो मैं बता दूं, सनातन को खत्म करने की सपने देख के पाले हुए हैं। जवाब दे दिया सनातन ने, और सनातन के साथ साथ पूरे के पूरे समुदायों ने जवाब दिया कि लोग तुम्हारी यही हैसियत है, यही जगह है, तुम इससे ऊपर नहीं आ सकते। तो ये चीज हम जनता को बांटने का जो प्रक्रिया चला, अब जनता नहीं बटी,
मनोज जी देखिए, उनका ये कहना है कि सियासी कारण आपका है और जिस तरीके से आपकी जो मंशा है इस टाइमिंग को लेकर, जो आपको इस मुद्दे को उठाने को लेकर, सामने लोकसभा चुनाव है और आप उसको लेकर माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको, क्योंकि सूट आपको ये मुद्दा करता है। बिल्कुल आप गलत, आप फिर मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जितने चुनाव आप फिर भी जाके देखिए, हमने अब जो काम किया उस काम को लेकर जनता के बीच में हम जाते हैं। एनडी, पीडीए, एमए, कांग्रेस, सनातन, ये सब लेके जाने का काम एनडी घमंडिया गठबंधन करते आई है, लगातार कर रहे हैं। इसको आप भी देखिए, कहीं आप नहीं बता सकते। हमने जितने काम किए हैं हम उतने लेके जाएंगे, चाहे उज्ज्वला कार्ड योजना हो, चाहे पीएम प्रधान आवास योजना हो, चाहे की सारी सौभाग्य योजना हो, हम सारे के लेके जनता के बीच में जाते। हम इन लोगों की तरह नहीं थे कि वही राजीव गांधी थे जब कहते थे कि हम 1 रुपया छोड़ते हैं, 75 पैसा हमारे भ्रष्टाचार जाता है और 15 पैसा जाके अंतिम खाते में। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्ध किया है, 1 रुपया छोड़ते हैं तो 1 रुपया जाता है। इतनी सोच और इतनी मेहनत, इतना दिमाग कर, जो ईमानदार होगा वही इस काम को करके नतीजा सामने लाके दिखाएगा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर क्षमता थी। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कार्तिक जी, अब आपकी आवाज शायद प्रॉपर आ रही हो, एक बार और आप आवाज चेक करा लीजिए। कार्तिक जी अभी आ रही है बस? हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप अपने पूरा पक्ष रखिए। आप भाजपा प्रवक्ता के लिए एक चीज, 2 सवाल पूछूंगा, 2 सवालों का जवाब ढूंढते रहेंगे, तब तक मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। पहला कि पिछले 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री शब्द नहीं निकला। खुद की सरकार है, राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। आपकी पहला मिनट, आपके फोर्सेज है, कोई बाहर से लोग नहीं आए, मैथिली के कई समाज के हैं, तो बताइए उनके लिए क्या कर पाए आप? आप 1947 में है ना, आप 6 महीने में एक छोटे राज्य में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए, रोक नहीं पाए हैं उसको, उसके बारे में आप बात नहीं करते। दूसरा, जो भाजपा के प्रवक्ता है, मुझे नहीं पता, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, इनको ये भी नहीं पता होगा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था। इनके हिसाब से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होगा 1947 से पहले भी, इनको ये भी नहीं पता होगा। तो इतिहास इसी को लोगों को पढ़ना चाहिए, व्हाट्सएप से नहीं, किताब से पढ़ना चाहिए। 6 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय होता है, भारत के साथ संधि होती है। भारत की जो तैयारी थी वो आप समझने की बहुत जरूरत है। 32 वर्ष हमारी अधिकतम आयु थी जब हमको कहते हैं पंडित जी को प्रधानमंत्री के रूप में ये देश मिला। उसके साथ ही 40 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी इस देश में। साक्षरता दर कितनी थी? भारत के पास क्या रिसोर्सेस थे? आर्मी के रूप में हमारे पास क्या रिसोर्सेस थे? एयरफोर्स के रूप में हमारे पास क्या रिसोर्सेस? उसके बावजूद हम जहां पर जो पठान, जो एक काबाली बढ़ चुके थे, बारामूला, उरी होते हुए श्रीनगर के करीब पहुंच रहे थे, उसको हमारी आर्मी, पंडित नेहरू जी ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से कबालियों को खदेड़ा जाए और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत के साथ बड़ी शांति के साथ रहें। ये जो लड़ाई थी ये यहीं पे नहीं रुकी थी। 1947 की प्रचंड ठंड में जिस भारतीय सैनिकों को वहां के जो भौगोलिक स्थिति उसके बारे में पता नहीं था, उसके बावजूद पुंछ जैसे एरिया, राजौरी, इन तमाम जगहों पर, कारगिल, कोटली, इन तमाम जगहों पे भारत की सेना ने बड़ी बखूबी तरीके से लड़ा, उन कबालियों को, पठानियों को भगाया वहां से। 1948 तक ये लड़ाई जाती है। दिसंबर 1948 में जो तत्कालीन उस समय के कमांडर इन चीफ होते हैं, जो ब्रिटिश नागरिक थे, मतलब उस समय भारत की आर्मी जो थी उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने दरखास्त करी कि जिस स्थिति में हम इस समय हैं, हमें यह भी समझना है कि एक तरफ हैदराबाद भी है, हमें यह भी समझना है कि जूनागढ़, जैसलमेर, ऐसी तमाम रियासतें जिनके साथ अभी भी हमको उनको अपने अंदर शामिल करना है और तमाम जगहों पे नीतियां चल रही हैं। ये समझते हुए कि इस समय जो उस समय की भौगोलिक स्थिति थी, गिलगिट के अंदर इतनी ठंड थी, कड़ाके की ठंड थी, इतने पहाड़ी एरिया थे, उसके रूप में बात करेंगे। और कोट अनकोट नेहरू जी ने, पंडित नेहरू जी ने कहा था साफ साफ कि सीज फायर, पहली बात तो ये भी इनको समझना चाहिए भारत के लोगों को, और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के झूठ की फैक्ट्री है कि कैबिनेट, जो वहां पे जो कैबिनेट था उसका संपूर्ण कैबिनेट ने मिलकर ये निर्णय लिया था, सरदार पटेल जी उसमें शामिल थे। इसके साथ ही नेहरू ने बड़ा स्पष्ट उस समय के आर्मी इन चीफ को कहा था कि आप ये समझिए, अगर हम सीज फायर पे कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पे अगर आक्रमण होता है तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा, हम उस चीज के लिए तैयार। लेकिन क्योंकि उस समय के रिसोर्स हमारे बहुत लिमिटेड थे, रक्षा विशेषज्ञ ने बड़ी स्पष्टता के साथ बोला है, इनको समझना। मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन कार्तिक जी जो मेन बात उन्होंने कही कि जिस पूरे के लेटर को कोट उन्होंने किया कि नेहरू जी ने स्वीकार किया कि यूएन अगर ये मामला गया तो वो हमारी गलती रही, जो अमित शाह ने इस बात को लेकर कहा, इस पर मैं आपका एक छोटा सा संक्षिप्त में पूरा प्रतिक्रिया चाहूंगा। मैं कह रहा हूं अमित शाह जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कहां पे ये कोटेशन लिखा है लिख दें, जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा है। हम जितने लेटर है, मैं आपको तथ्यों के साथ ही बता रहा हूं, सारा एक भी तथ्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं ये उसको काट दें कि नहीं ये मैंने गलत बोली हुई है। मैं तो दावे के साथ
मैं इनको कह रहा हूं कि इनके गृह मंत्री ने संसद में बैठकर जो बयान दिया वो साफ साफ झूठा बयान है, क्योंकि ये लोग फैक्ट्री से ही निकलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 6 महीने तक मणिपुर जैसे छोटे राज्य में वर्तमान में आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, आप क्यों नहीं रोक पाए? क्यों हजारों लोग बेघर गए? क्यों सैकड़ों लोगों के जाने चले गए? क्यों महिलाओं को निवस्त्रों के घुमाए गए? क्यों वहां के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा है कि हमारे राज्य में ये घटनाएं आम बात है? इस बारे में आप क्यों नहीं बोल पाते? ये 1947 में 1947 में जैसे व्यक्तियों को देश मिला होता तो पूरी कैबिनेट बैठ के रोना रो रही होती, जिस तरीके से पिछले 10 सालों से। ठीक है कार्तिक जी, आपने अपनी बात रख ली है। ठीक है जी जी। 370 की बात इन्होंने बड़े दावों के साथ कही थी। 370 के बाद गृह मंत्रालय का ये डेटा ऑफिशियल 157 लोगों की जान गई है। 157 सैनिकों की। अभी चंद दिनों पहले देश के मेजर कैप्टन लोगों ने अपनी शहादत दी है। उस समय देश का प्रधानमंत्री खिंचवाता है, उसके बारे में नहीं बोलते। 9 जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उनको गोली मारेगी, जिसमें से कश्मीरी पंडित 2022 में सैकड़ों कश्मीरी पंडित, उनको मनमोहन जी के टाइम पे पुनः स्थापित किया गया था वहां पर। उन्होंने वो वैली कश्मीर की छोड़ी है, उस पर जवाब इनसे पूछिए। बातों को घुमाने से काम नहीं चलेगा। आप लोग झूठ की फैक्ट्रियां, सिर्फ और सिर्फ आप झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अनुपम जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मनोज जी जो बातें यहाँ पर कार्तिक जी कह रहे हैं उस पर एक अपना क्विक रिएक्शन दीजिए, क्योंकि आज की स्थिति भी जो आप दावे करते आए हैं उसमें आज पूरी तरीके से तो देखिए स्थिति कंट्रोल में अभी भी नहीं आई है। मनोज जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी बात है, हमारी जानकारी नहीं, क्योंकि हम कांग्रेस दफ्तर का किताब पढ़ के नहीं आते। राहुल गांधी की किताब पढ़ के आने वाले किताब पढ़ते रहे। जब देश की आजादी में 46,000 जब कश्मीर, आज इनको बड़ी कष्ट हो रही है, जो खून की होलियां खेलते आए लगातार, 46,000 कश्मीरी पंडितों का विलय कर दिया, तब शर्म नहीं लगी कांग्रेसियों को कि किस तरह से विलय करने का 46,000 लोग बेघर हो गए। इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। पता कई बात स्थिति लाई तो गरीब कब था मेरा देश? पाकिस्तान को भी जो है दाने देने का काम भारत किया था। ये बेकार के अफवाह फैलाने का काम नहीं है, खाली कांग्रेस दफ्तर में मिलता है पढ़ने के लिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इतने महत्वाकांक्षी पंडित नेहरू है, क्यों आज पाकिस्तान अलग हुआ, क्यों बांग्लादेश अलग हुआ? इसका जवाब कहां जाएगा? क्योंकि देश को लगातार बांटकर देश के आतंकवादियों को सौंपने का काम किसी ने किया है, तो ये कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी के वरिष्ठ जो प्रधानमंत्रियों ने किया है, क्योंकि इनके अंदर की क्षमता नहीं रही। 30 साल के बाद ये हमको बताएंगे जब बीच रास्ते में ले जाकर। ठीक है, देखिए मनोज जी, कार्तिक जी ने कहा, ठीक है मनोज जी, कार्तिक जी ने कहा कि जो फैसला लिया गया था, सरदार पटेल उसमें थे और तमाम पूरे एक मंत्रिमंडल था, सभी विशेषज्ञ थे, उनकी पूरी सहमति के बाद फैसला लिया गया। तो मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी बात समाप्त करें और मैं चर्चा को फिर आगे बढ़ाऊं। मनोज जी फिर से आप वो कर दीजिए। जिस तरीके से पूरा फैसला लिया गया, आप सीज फायर को लेकर आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो उसमें विशेषज्ञ उस समय थे, पूरा मंत्रिमंडल था, सरदार पटेल थे, तो सभी की सहमति से पूरा फैसला हुआ। अब आप आरोप लगाने से उसका क्या औचित्य है, इस पर अपनी बात समाप्त करें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कश्मीर के मुद्दे पे सरदार पटेल जी को पूरी तरह से अपने विश्वास में लेने का काम नेहरू जी ने नहीं किया था। ये भी आप इस बात को, इनके कहने से, इनके राहुल गांधी के जितने से पढ़ के थोड़ी ना मैं आया हूँ। इसको मैं अभी फिर से जाए, इसको पढ़ के आए। इसको एक कश्मीर सरदार पटेल जी को अगर ये दिया गया होता, उनके जानकारी होता, तो इस तरह की नौबत कभी नहीं आती। इसको मैं आपके उनसे बता रहा हूँ। ये खाली एक प्रकार से झुंझुना पकड़ा के, जो कि देश को गुमराह करने का काम लगातार। ठीक है, मैं चाहूंगा एक सार्थक बहस और एक एक करके मैं सभी के पास आऊं। ठीक है मनोज जी, आपने अपनी बात रख ली है। कार्तिक जी कुछ कहना चाह रहे थे, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। लेकिन अनुपम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से 370 धारा को कहीं कि हटाया गया और अभी संविधान का हिस्सा उससे नया बताया जाता है, लेकिन क्या कुछ अब अंतर आप यहाँ पर देखते हैं? क्योंकि एक तरफ सियासत है, तमाम मुद्दों पर सियासत होती आई है और इस बहस में भी हम देख रहे हैं तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 370 को हटाया गया और अब की जो स्थिति है, आप क्या कुछ बदलाव देखते हैं? कितना सफल ये फैसला रहा है और बाकी जो इतिहास रहा है, आपने पहले भी जिक्र किया कि उसका औचित्य मुझे नहीं लगता कि उतना अभी ज्यादा औचित्य होगा उस पर चर्चा ज्यादा करना। जी देखिए ऋषभ जी, निश्चित तौर पर आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर के अंदर चीजें पहले से बेहतर हुई हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज वहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री अगर फिर से अपने पांव जमा रही है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि कश्मीरियों को अब ये लगने लगा था कि 370 का कोई औचित्य नहीं है आज के जमाने में, क्योंकि उनको जितना आप सेपरेट रखेंगे उतना ही ज्यादा वो मुख्य धारा से दूर होते चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस जो सरकार का जो कदम था, वो कदम स्वागत योग्य था। और रही बात कि आगे हमको क्या करना चाहिए, तो देखिए पीओके का मुद्दा अगर गरमा रहा है, तो एज अ सोल्जर मैं चाहूंगा कि वो दिन बहुत जल्दी आए जब पीओके पे हमारी सेना का
परचम लहराए और हमारी सेना पीओके को वापस सिर्फ कागजों पर नहीं हकीकत पे लेकर के, क्योंकि पीओके के खुद के वासी जो हमारी खुफिया रिपोर्ट है वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं। उनकी पसंद है भारत और कश्मीर की जो तरक्की है वो देख रहे हैं। लेकिन हमको ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी बहस में, जैसा अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे और मैं भी सहमत हूं, अभी भी हर महीने हमको 2-4 अधिकारियों की, 2-4 सिविलियन अधिकारियों की, कुछ सिपाहियों की जान जाने की वहां से खबरें आती हैं, उनकी शहादत की खबरें आती हैं। यानी कि अभी भी बहुत काम होना बाकी है। और ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ी समस्या जो 1947 में थी वो आज भी है, और वो समस्या थी कि जो आम कश्मीरी है वो अपने आप को मुख्य भारत की धारा में कैसे जोड़ पाएगा। पंडित नेहरू के साथ भी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर हम इतिहास को कोट करते हैं तो पंडित नेहरू के बारे में एक आरोप लगाया जाता पंडित नेहरू को कि वो व्यक्ति जिनको कि बहुत सेकुलर कहा जाता है, कश्मीर के मामले पर वो कहीं ना कहीं सेकुलर नहीं रह गए थे। वो एज अ हिंदू, एज अ कश्मीरी पंडित ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे। क्योंकि वहीं पर अगर सरदार पटेल को देखते आप, सरदार पटेल जो उनकी राजनीति थी, उन्होंने कश्मीर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। उन्होंने अपने आप को जूनागढ़ और हैदराबाद तक सीमित रखा था। लेकिन कश्मीर को एज टेक ओवर करने के पीछे पंडित नेहरू की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो सेकुलर से ज्यादा अपने आप को कश्मीरी पंडित उस पर्टिकुलर समय के लिए समझने लग गए थे। तो ये एक बहुत रोचक विषय है और इसके ऊपर एकेडमिक बहसें अच्छी लगती हैं, न कि राजनीतिक बहसें। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर राजनीति कम से कम हो, एकेडमिक बातें हो, इतिहास खंगाला जाए, चर्चाएं निकल कर आए, उनसे सबक सीखा जाए। और एज ए सैनिक मैं चाहता हूं कि पीओके सिर्फ कागजों पर केवल सीट बढ़ा करना हो, उस पर हमारी सेना बहुत जल्द काम करे। राजनीतिक इच्छा शक्ति इस तरह की हो जिससे कि एक बड़ी स्ट्राइक हो। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पीओके के जो लोग हैं, जो हमारे भारतीय हैं, जिनको अपना हिस्सा मानते हैं, वो भी आज पाकिस्तान के अंदर करा रहे हैं। तो उनको आजाद करना, उनको अपने मुख्यधारा में शामिल करना, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा जल्द से जल्द ये सरकार इसके ऊपर वर्कआउट करे। निश्चित तौर पर स्वाभाविक भी है कि सियासत काफी संवेदनशील मसला भी हमेशा से रहा है, तो सियासत जितनी कम हो सके उतनी वहां पर होना चाहिए। लेकिन तमाम जो मुद्दे उठे हैं उस पर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आरपी श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से एक पूरा माहौल बना है, क्या कुछ जो कि अनुपम सर ने भी बताया कि जिस तरीके से पूरा माहौल बना है और जो कहें कि फिलहाल की स्थिति है, क्या कुछ आपको इसका सियासी एंगल नजर आता है? और साथ ही जो पीओके में 24 सीटें आवंटित की गई हैं, उन पर चुनाव आगे होगा, क्या कुछ आपको लगता है कितना कुछ इससे बदलेगा? हालांकि जो जमीन का जो हिस्सा वो अभी भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति नजर आती है? नहीं, देखिए ऋषभ जी, बिल्कुल सही बात है कि आप कागजों में सीट बढ़ा के नहीं कुछ कर सकते हैं। ये बात जरूर है कि पूरा हर भारतवासी ये चाहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है अपना हिस्सा बने, और वो भारत का हिस्सा है भी। लेकिन सवाल ये है कि इसको पहले तो अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, और उसको कब्जे में लेने की आपकी क्या तैयारी है, किस तरह से लाएंगे, एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ की आवाम, आप देखिए, निश्चित रूप से आज भी अगर कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं तो वहाँ का जो कश्मीरी है, क्या अभी भारत के साथ अपने आप को जोड़ पा रहा है? तो सबसे बड़ी बात है कि उनको साथ से जोड़ने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते हैं, सरकार ने प्रयास भी किया है, हालांकि सेना के उसमें है, कमांड में है। अब जब चुनाव होगा तब इसके बाद पता चलेगा कि वहाँ के लोग कितना जो है कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस समय की जो परिस्थिति है और पाक अधिकृत कश्मीर की जो आप बात कर रहे हैं कि इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं, बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में। हमें लगता है कि जिस तरह से मामला आया है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को अपना मानते हैं, और देखिए हमने वहां पर सीटें भी डिक्लेयर कर दिया, तो अब हमारी तैयारी उधर है। तो देश की जनता जो है बिल्कुल चाहती है, जैसी लोगों की जैसी जन भावना है उसके अनुरूप ये बात तो सच है, लेकिन कागजों पर है। इसको हकीकत में वास्तविक रूप से कैसे लाएंगे, इसको देखना होगा। बिल्कुल आरपी सर, एक सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से 370 हटने के बाद की बातें कही गई कि अब जो घटनाएं हो रही थी वो उन पर विराम लगेगा, कितना कुछ आप इसमें बदलाव देखते हैं? क्या कुछ बदलाव आया है? और साथ ही जो बदलाव हुआ है, और जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि बीजेपी तो बदलाव कह रही है हो गया है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि सिर्फ सियासत चमकाना बीजेपी का मकसद है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है, वही घटना आज भी हो रही है, सिर्फ मीडिया के सामने वो नहीं आ पा रही है। देखिए, जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, निश्चित रूप से आज टूरिज्म वहाँ विकसित हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे एक चीज और भी देखना होगा कि अभी भी जो है वहाँ सेना का ही है रोल। वहाँ पर आर्मी जो है पूरे प्रदेश को संभाल रखी है, और इसलिए भी थोड़ा सा यह है कि काम हो रहे हैं। अगर यही आवाम
का विश्वास जीत लिया जाए तो शायद और भी काम हो सकता है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो छोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और अब अभी लगातार होती आ रही हैं, कोई ऐसा महीना बाकी नहीं होता जब वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जाए कश्मीर में, तो वो कम होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक सियासत का सवाल है, या नेहरू जी ने गलती किया होगा गलती, मान ले भाई, लेकिन सवाल इस बात का कि गलती किन परिस्थितियों में उसका भी आकलन किया जाना चाहिए। और अभी देखिए अनुपम जी ने एक बहुत बड़ी बात कहा कि नेहरू जी खुद चाहते थे। अब सवाल है कि क्या चाहने से तो कुछ होता नहीं है, आपके पास संसाधन भी उतने होने चाहिए और आपको युद्ध लड़ना है, न कि वहां जाके बातचीत करना है। तो अगर उसको कब्जे में लेना है तो भारत को एक युद्ध करना पड़ेगा और उसमें पाक पीओके को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। तो ये वर्तमान सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार है और हो सकता है आने वाले दिनों में भी हो, तो मेरा ये कहना कि इसकी तैयारी क्या है, क्या ऐसी कुछ घटनाएं होंगी अभी 24 के चुनाव के पहले जिससे ये जो है ये सर्टिफिकेट मिल जाए लोगों को कि निश्चित उससे जो कश्मीर जो है का जो हिस्सा है पीओके वो हमारा हो जाएगा और ये सारी सीटों पर भी हम चुनाव लड़ पाएंगे अगली बार। निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मनोज उपाध्याय जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से आप पीओके के लिए आपने 24 सीटें तो आप यहाँ पर ऐलान कर दिया है, आपने पूरी सीटें बढ़ा दी हैं, अब क्या कुछ आपकी आगे रणनीति है? क्योंकि जिस तरीके से वो जमीन का हिस्सा है वो भी आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, क्या आप उससे कब्जा करेंगे? इसको लेकर क्या रणनीति है? और उससे पहले सीटें का ऐलान करना, ये क्या वजह इसकी आप क्योंकि जनता समझना चाहती है, बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर मामला हो जाता है। देखिए, जनता कहीं कंफ्यूज नहीं है। जनता इस बात को जानती है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने पहले, अब आप देखिए उनके काम करने का तरीका अलग है। वो जिस चीज को ठानते हैं उसको करके दिखाते हैं, इन्होंने करके दिखाया। आज आप लगातार आप देखिए एक से बढ़कर एक काम करके आज जब से 10 सालों के बीच में उन्होंने करके दिया है और जनता इस नाते उन पे भरोसा करे। आज हमने 35 सीटें बढ़ाई हैं, तभी उनके जो पीओके को अपने पक्ष में लेने के लिए हमने कदम बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। और जाहिर बात है प्रधानमंत्री जी ने इस कदम को जो है सलाह जो है आगे बढ़ाते हैं। जनता इस बात को मान रही है और विश्वास कर रही है कि वो पीओके को अपने हिस्से में लाने के लिए अब अगला जो कार्य आप जल्दी आप सुनने को आपको मिलेगा कि पीओके भारत में आ चुका है। ठीक है, समय की कमी है। ठीक है, सुनिए, सेना भी पूरी तरह से अपने काम में चल रही है क्योंकि उसको रोकने का काम, निर्णय लेने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी के अंदर है। वो मनमोहन सिंह और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के अंदर नहीं थी कि जिसका कैबिनेट की चिट्ठी को राहुल गांधी। ठीक है, ठीक है। कार्तिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप पर आऊंगा मैं, समय की कमी। मनोज जी, आपने अपनी बात रख ली है। ठीक है, हाँ कार्तिक जी। देखिए, मैं ये मानता हूँ ये जो भाषण वीरों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसके चाहे प्रवक्ता हो चाहे संसद में बैठे हुए सांसद हो, कितने साफ गोई से झूठ बोल देते हैं। मैं आरपी सिंह सर का सम्मान करते हुए यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो बार बार 24 सीट बढ़ा दी, 24 सीट पीओके कर दी। 1988 में दिवंगत राजीव गांधी की सरकार थी, उसी समय 20वां संविधान संशोधन करके 24 सीटें बढ़ाई। जो 100 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी उसकी संख्या बढ़कर के 111 हो गई थी। 27 सीटों पे चुनाव होता था, यानी 24 सीटें अभी भी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पढ़ना चाहिए और किताबों से पढ़ना चाहिए, अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए। पढ़ने से क्या होता है, हम आते हैं राहुल गांधी के कांग्रेस हम पढ़ के नहीं आ रहे। ठीक है, देखिए समय की कमी है। कार्तिक जी, मैं चाहूंगा अपनी बात रखें, फिर मुझे राजेश जी के पास भी जाना है। वो भी कांग्रेस ने कर दिया था, लेकिन सब मेरी पास मजबूर थी बेचारी। आज ये भी हो गया तो कांग्रेस राहुल गांधी करके कांग्रेस वाले। ठीक है, देखिए एक एक करके बहस हो गई है। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाहूंगा आप कहें क्योंकि समय की कमी है, फिर समय नहीं मिल पाएगा। राजेश जी। ठीक है, कार्तिक जी आपकी बात सुन ली है, मनोज जी आपकी बात भी मैंने सुन ली है। समय की हमारे पास कमी है, आपने अपनी बात भरपूर समय में जो कही है वो पूरी मैंने सुनी और आगे बढ़ाया उसको। राजेश जी। इनका म्यूट कर दी। इनका दूसरा झूठ सुनिए, 1990। ठीक है मनोज जी, आपको समय मिला था, देखिए मुझे चर्चा खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है कार्तिक जी, मैं चाहूंगा आपने भी अपनी बात रख ली है, मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कहें। म्यूट कर दी, इनकी आवाज को म्यूट कर दी तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। इनका दूसरा झूठ, 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी। आप अपनी बात कहिए, उसके बाद क्योंकि मेरे पास समय उतना नहीं रह जाएगा कि मैं आप पर द्वारा वो सरकार बनी थी। जगमोहन जी को गवर्नर बनाया गया था, उसी समय कश्मीरी पंडितों का सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। फिर उन्होंने बोला सरदार पटेल के बारे में। 26 जून 1948 को सरदार पटेल जी को नेहरू जी द्वारा लिखा गया जो पत्र है वो पढ़ लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी, देश के गृह मंत्री को भी। इसलिए कहा है हमने कि पूरा दिन है हम तो पढ़ेंगे। ठीक है कार्तिक जी, आपने भी बात रख ली है। राजेश जी, राजेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को पढ़ाइए जो राहुल गांधी पढ़ के नहीं आए।
जिसको आराम से जी राजेश जी, नसीहत मिल गई है। सभी लोग जानते हैं राहुल गांधी कहाँ से पढ़े हैं। सभी लोग जानते हैं ये अमित शाह जी और ये मोदी जी कहाँ से पढ़े हैं। इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से जाइए राहुल गांधी साहब की किताब खोलिए, ट्यूशन करवाइए राहुल गांधी के लिए। पढ़ने की जरूरत थी तो किसी को राहुल गांधी को है, बाकी किसी को नहीं। राजेश जी, आपकी आवाज यहाँ पर आ रही है, आप अपनी बात आखिर में रखिए क्योंकि समय की हमारे पास कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। राजेश जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। जी, पहले तो बात जो इन बोल रहे हैं राहुल गांधी को पढ़ाने, राहुल गांधी कहाँ से पढ़ क्या है, कितने योग्य हैं, सभी लोग जानते हैं। और ये लोग अमित शाह जी कितने रटुआ मल है, रट के बोलने वाले हैं, जो सब रट लेते हैं और बोलने चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ भी इतिहास रट के जाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए सियासी यहाँ पर तमाम सवाल हैं और निश्चित तौर पर तमाम वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। अभी भी लगातार जो मसला है वो गरमाया हुआ है और शाह के भाषण के बाद जो नेहरू को लेकर सवाल खड़े किए वो लगातार सियासत का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव भी सामने है, उसके पहले ये मुद्दा उठना तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सियासी मंशा के अनुरूप ये मुद्दा उठाया गया और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में फायदा लेने की कोशिश है। लेकिन इससे इतर अगर कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस ने भी तमाम मुद्दे उठाए हैं और कश्मीर को लेकर एक काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है। तो कांग्रेस के अपने तर्क हैं, आरजेडी के अपने तर्क हैं और बीजेपी जिस तरीके से बातें कहती आई है, आगे दावा है कि जल्दी ही जो घटनाएं कश्मीर में देखने को मिल रही हैं वो भी पूरी तरीके से बंद होंगी और साथ ही पीओके भी भारत के कब्जे में होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।